नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा, आपका एग्जाम विद एएसएम चैनल और अपने अभिषेक मिश्रा फेसबुक पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, यदि आप सभी लोग यह वीडियो फेसबुक पे पा रहे हो तो फॉलो करें और शेयर भी करें। ठीक है, और यूट्यूब पर अगर पा रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सीरीज चला रहे हैं प्लेटो से संबंधित। प्लेटो क्या है? वेस्टर्न थिंकर है। ठीक है, और प्लेटो से इससे पहले भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने प्लेटो के परिचय, जीवन परिचय और प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में बात किया था। ठीक है, कुछ ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, अगर फास्ट बोल रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, और आज के इस छोटे से एपिसोड में है ना, क्या पढ़ेंगे हम? प्लेटो ने व्यक्ति से संबंधित क्या विचार दिए थे और प्लेटो के राज्य से संबंधित क्या विचार थे और उसके विचार अभी तक महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 साल पहले की बात अभी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लेटो कौन था? प्लेटो आपको पहले बता दिया था, ग्रीक का यूवीन विचारक थे। ठीक है, प्लेटो ने ही कहा था कि आत्मा ही व्यक्ति का पहचान है। क्या है? आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है और प्रत्येक आत्मा के अनुसार ही व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं। आत्मा के अनुसार ही कितने व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं? 3। अब वो गुण कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, ये फेस टू फेस जो डिस्कशन कर रहे हैं, यह हम उम्र युवक जो पीजीटी, एनटीजीटी, जेआरएफ जैसे एग्जाम दे रहे हैं, वेस्टर्न थिंकर से जो भी संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों के लिए भी, युवक लोगों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उसी आदर्श राज्य की कल्पना के साथ ही इन्होंने आत्मा के गुण बताए हैं। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। वो गुण कौन कौन से हैं? तो एक होती है विवेक की प्रधानता, ठीक है, एक होती है साहस की प्रधानता और तीसरा होता है तृष्णा की प्रधानता। और इन्होंने ही कहा है कि आत्मा के गुण के हिसाब से ही वर्गों का भी निर्माण होता है। किसका? 3 गुणों के अनुसार ही 3 वर्गों का निर्माण हुआ है। तो जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होती है वह व्यक्ति शासक या राजा बनने के योग्य होता है। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर साहस होता है वह सैनिक वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, सैनिक वर्ग के लिए सफिशिएंट है। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है कि जिस व्यक्ति में तृष्णा का प्रधानता होती है उस व्यक्ति में उत्पादक वर्ग के लिए वो सफिशिएंट व्यक्ति है। अब इन्होंने इस चीज़ का खंडन कैसे किया? अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से इन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में कहा है कि कैसे हम पहचानेंगे कौन उत्पादक वर्ग में है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सैनिक वर्ग का है, कैसे पहचानेंगे हम कौन राजा बनने योग्य है। तो इन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति भी इसमें दी है। क्या आप लोग सहमति हैं हम शिक्षा पद्धति में भी इसी में शिक्षा पद्धति बता दें? तो सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है, जरूरी है। सॉरी, 0 से 10 वर्ष के लिए इन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया शिक्षा कि इस उम्र में बालकों का शारीरिक ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें खेलकूद होना चाहिए, शरीर को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा है 10 से 20 वर्ष के लिए इन्होंने सामान्य ज्ञान की नॉलेज के लिए इन्होंने कहा है 10 से 20 वर्ष के लिए। ठीक है, गणितीय नॉलेज होनी चाहिए, सामान्य नॉलेज होनी चाहिए। और 20 वर्ष पे एक परीक्षा इन्होंने कहा है कि पहली परीक्षा आपकी होगी 20 वर्ष के जब आप हो जाएंगे, और उस परीक्षा में यदि पास हो जा रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे 20 से 30 वर्ष वाली मतलब परीक्षण में। और अगर 20 वर्ष में फेल हो रहे हैं तो आप उत्पादक वर्ग में काम करेंगे। क्या कार्य करेंगे? उत्पादक वर्ग में काम करेंगे। और 20 से 30 वर्ष में आप ज्यामिति, गणितीय, खगोली, भूगोली, ये सारी मतलब सब्जेक्ट और विषयों को अध्ययन करोगे। और यदि 30 वर्ष पे जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर आप सफल हो रहे हैं तो आप शासक बनने की ओर अपना प्रस्थान करेंगे और उस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यदि 30 वर्ष वाली परीक्षा में आप फेल हो जा रहे हैं तो आप सैनिक वर्ग में पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, और 30 से मतलब कहने का मतलब 31 से 35 और 35 से 50 तक
यह इन्होंने बताया कि यदि आप बहुत अध्ययन रहित रहेंगे, 35 साल तक अध्ययन करेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, समाज का ज्ञान लेंगे और आप एक अच्छे शासक वर्ग की उत्पत्ति करेंगे, शासक बनेंगे। ठीक है। बात आती है कि प्लेटो ने ही कहा था कि प्रत्येक वर्ग की अपनी आत्मा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, जैसे हमने खंडन किया, अभी बताया आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते, जो लोग फॉलो करते हैं वही लोग बड़े वैज्ञानिक, बड़े दार्शनिक, बड़े फिलोसफर कहे जाते हैं। ठीक है। अधिकतर लोग फॉलो नहीं करते हैं। प्लेटो को यूटोपियन भी कहा जाता है, कहने मतलब स्वप्न देखने वाला। जो प्लेटो बोलते हैं वो एक स्वप्न में ही सोचा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, ये हकीकत में नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटो ने ही एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जो शिक्षा और साम्यवाद से निपुण हो, जो एक दार्शनिक हो, वो साम्यवादी हो और शिक्षक हो। तो प्लेटो ने ही कहा है कि शासन व्यवस्था की एक कला माना गया। प्लेटो की जो दर्शन में ही शासन को एक कला माना गया है। ठीक है। ये हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, ताकि आपको मोस्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा ही स्थापित राज्य ही न्यायपूर्ण होगा, यह प्लेटो ने कहा है। क्या कहा है प्लेटो ने? शिक्षा, और यहाँ तक कि प्लेटो ने यह भी कहा है कि राजा समाज से दूर होना चाहिए। राजा के पास कोई अपनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, राजा को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। यह किसने कहा है? प्लेटो ने ही कहा है। प्लेटो ने कहा है कि राजा की पत्नी नहीं होना चाहिए। राजा की पत्नी अगर होगी तो उसका घर होगा, उसकी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, और फिर वह राज्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा, अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगेगा, ऐसा प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने बिना पत्नी के राजा बनाने की युक्ति की है। कहीं हद तक ठीक भी है और कहीं हद तक सही नहीं है। बहुत लोग इस पे खरा नहीं उतर पाते हैं। ठीक है। यही तो हमने इसलिए कहा कि प्लेटो ने जो बातें कहा है वो एक स्वप्न में देखने वाली बातें हैं। ठीक है। देखो, सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में फल और फ्रूट के विक्रेता गली में आवाज़ लगा रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। सुनते रहिए चीज़ों को। प्लेटो ने एक ऐसे राज्य की प्रकृति, मतलब एक ऐसे राज्य को सोचा है कि बहुत आदर्श राज्य हो, और इस राज्य का जो आदर्श राज्य का वर्णन किया है इन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में वर्णन किया है। इनकी बुक क्या है? द रिपब्लिक। इन्होंने इस आदर्श राज्य का उस द रिपब्लिक में इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। ठीक है भैया, सुनते जाइए, और अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर किया करो अच्छी से, है ना। तो उससे क्या होता है, अभी जो 2-3 दिन में आपको एक वीडियो लेक्चर्स देते हैं ना, पर डे देने लगेंगे, हर सब्जेक्ट पे देने लगेंगे। ठीक है। और देखो, कहते हैं कि 20 साल, 30 साल, 35 साल और 50 साल शिक्षा का ज्ञान धीरे 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 बढ़ता है, और धीरे धीरे आदमी निपुण होता है। किसी के अंदर शिक्षा एकदम से नहीं आती है। ठीक है। हमारा और आपका एक ऐसा डिस्कशन अगर चलता रहेगा तो बहुत अच्छे से हम आपको चीज़ें देते रहेंगे। ठीक है। तो हमने क्या कहा आपको कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, और यह वाक्य जो है, इसकी बात का कथन इन्होंने द रिपब्लिक में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो ने कहा है कि राज्य जो है ना, एक प्रकृति है, एक आंगिक है, एक जैविक है। राज्य क्या है? एक जैविक है भैया। बहुत से भूगोलविद्ताओं ने कहा है पृथ्वी एक जैविक है। ठीक है। तो भाई प्लेटो ने क्या गलत कह दिया? एक राज्य जैविक है, राज्य में तो लोग रहते हैं ना, तो जैविक है। क्लियर है। रिपब्लिक के प्रधान पात्र जो है वो हमने 3 पॉइंट भैया नोट कर लिए हैं। ठीक है। इनका नाम देखो है पॉलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लूकेन। क्लियर। अब हम आपसे बात करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के बारे में। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। क्या है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसका विकास परिणाम स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक होना चाहिए। भैया प्लेटो ने क्या कहा? राज्य एक नैतिक होना चाहिए, और यहीं पे प्लेटो ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विधि और दंड का कोई स्थान राज्य में नहीं है। ठीक है। अब एक पॉइंट और हमारे सामने हमने नोट पॉइंट किया है, यह पॉइंट हमें बहुत कम मतलब ध्यान में आता था, इसलिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बहुत सारा अध्ययन करके ही हम आपके सामने बैठते हैं। और क्लियर है, हमें यह सोचना पड़ता है, किसी टीचर्स को या किसी गाइडेंस या किसी डिस्कशन वाले व्यक्ति को यह सोचना पड़ता है कि हम अपने चाहते, अपने दिलों के जो करीब लोग हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्हें किस तरीके से अपनी बात को रखें
कि उन्हें समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है। तो प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। भाई नैतिक राज्य कौन सा है कि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवादी कहलाती है, ठीक है। प्लेटो की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो अधिनायकवादी शिक्षाविद तरीके से है। प्लेटो ने एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को ही राजा बनाने का योग्य बताया है। जैसे आज क्या है, आज भारत देश में 10वीं फेल लोग राजा बन जाते हैं, क्या मतलब प्रधानमंत्री, विधायक, MP, MLA, राष्ट्रपति बन जाते हैं। वो उनके लिए योग्यता मायने नहीं रखती है। लेकिन प्लेटो ने कहा है कि राजा अगर बनना है, शासक बनना है, दार्शनिक बनना है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को ज़रूरत है। और बिल्कुल सही बात भी है कि जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होंगे, जितना डीपली जो व्यक्ति पढ़ा होगा, उससे डीपली नॉलेज होगी, वह अपने हिसाब से राजा या देश का शासन करेगा, ठीक है। तो हमने आपसे आज चर्चा किया है, प्लेटो से संबंधित 2 लेक्चर ले चुके हैं और दूसरे लेक्चर्स में हमने उसकी राज्य से संबंधित और व्यक्ति से संबंधित चर्चा किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्याय सिद्धांत के साथ साथ ही हम क्या चर्चा करेंगे, सरकार के बारे में और शिक्षा के चरण के बारे में तो आज चर्चा की दी है, लेकिन फिर एक बार कर देंगे, ठीक है। प्लेटो का साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है, यह चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आज इतना ही हमारे पास था, ठीक है। आप लोग आराम से देखते रहिए और शेयर करते जाइए। सभी दोस्तों को हृदय से फिर से धन्यवाद।